नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे, क्या डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत। भारत को G20 समूह की अध्यक्षता मिलना एक वरदान की तरह साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत ने हाल ही के वर्षों में कई क्षेत्रों में जो अतुलनीय प्रगति की है, इसे देखकर G20 समूह के सदस्य देश आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भारत चूंकि G20 समूह के सदस्य देशों की विभिन्न बैठकें देश के लगभग समस्त राज्यों के अलग अलग नगरों में आयोजित कर रहा है, इससे देश के समस्त राज्य न केवल इन बैठकों के लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधि भी इन शहरों में भारत की आर्थिक प्रगति की झलक देख पा रहे हैं। G20 समूह का महत्व इस जानकारी से बहुत स्पष्ट तौर पर झलकता है कि पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में G20 समूह के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 80% की है। विश्व के 193 देशों का कुल सकल घरेलू उत्पाद 95 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसमें G20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का आकार 75 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर दुनिया की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था बनती है। वर्ष 2022 में 18 देशों का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक था। पूरे विश्व का 75% अंतर्राष्ट्रीय विदेश व्यापार G20 समूह के सदस्य देशों में होता है। कुल मिलाकर G20 समूह के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अतः स्वाभाविक तौर पर G20 समूह का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटना है एवं G20 समूह के सदस्य देशों की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की है। G20 समूह के सदस्य देशों में शामिल हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपीय संघ, टर्की एवं ब्रिटेन। G20 समूह के सदस्य देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से एक विशेष डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का वर्ष 2017 में गठन किया गया था। पहले इसे डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता था। भारत में इस वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक 13 फरवरी 2023 को लखनऊ में संपन्न हुई थी। इस बैठक में भारत के डिजिटल कायाकल्प के सफर की रूपरेखा प्रदर्शित की गई तथा भारत में डिजिटल पब्लिक आधारभूत ढांचे एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नैस्कोम एवं यूनेस्को द्वारा प्रदान की गई एक जानकारी के अनुसार डिजिटल स्किल गैप की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028 तक 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के नुकसान की आशंका है। अतः बैठक में वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया। G20 समूह के सदस्य देशों की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हैदराबाद में दिनांक 17 अप्रैल से 19 अप्रैल 2023 के बीच हुई। इस बैठक में भारत को वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार माना गया। इससे भारत की G20 अध्यक्षता से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलता दिखाई दे रहा है। भारत में हुई डिजिटल क्रांति पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश की गई। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत पूरे विश्व में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। इस बैठक में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड के उपयोग और प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय एवं कृषि क्षेत्रों में डिजिटल व्यवस्था को जिस प्रकार सफलतापूर्वक लागू किया है, अन्य देश इस मॉडल को किस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस विषय पर भी गंभीर चर्चा हुई है। साथ ही कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रा जैसे विषयों को आगे बढ़ाने पर भी सदस्य देशों के बीच सहमति बनी है। भारत में 5G और 6G तकनीक का विकास देखने
G20 समूह के सदस्य देशों की एक टीम भारत के IIT संस्थानों में भी गई है। भारत में डिजिटल क्रांति के समूह के सदस्य देश इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि कई सदस्य देशों ने तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है एवं इस तकनीक को यह देश अपने यहाँ भी लागू करना चाह रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI प्लेटफॉर्म पर अब बहुत सफल तरीके से कार्य कर रहा है। UPI ने 376 बैंकों को अपने साथ जोड़ लिया है और इस प्लेटफॉर्म पर 11.9 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ लेन देन किए जा रहे हैं। जुलाई 2015 में भारत ने डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत की थी और आज इस स्थिति तक पहुंच गया है। याद कीजिए, भारत में एक दौर हुआ करता था जब सामान्य नागरिक उत्पाद खरीदने के लिए दुकानों में जाया करते थे। बेहतर विकल्प की तलाश एवं कम कीमत पर सामान खरीदने के उद्देश्य से एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान के चक्कर लगाते थे। उत्पादों की खरीद के पूर्व बैंक में जाकर राशि निकालनी होती थी ताकि नकद राशि अदा कर उत्पाद खरीदे जा सके। परंतु भारत में डिजिटल क्रांति के बाद अब नागरिक विभिन्न उत्पाद चंद मिनटों में खरीद लेते हैं, वह भी मोबाइल फ़ोन पर। कल्पना कीजिए, आज देश में एक व्यक्ति एक सामान खरीदने के लिए यदि 6 से 8 घंटे का समय बचा रहा है तो 140 करोड़ की आबादी कितना समय बचा पा रही है। बचाए गए इस समय का सार्थक उपयोग किया जाकर देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इससे डिजिटल इंडिया को भी सहारा मिलेगा और वैसे भविष्य के आर्थिक सफर की बुनियाद भी यही है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते बैंक तो जैसे नागरिकों की जेब में समाई गई है, क्योंकि इंटरनेट एवं मोबाइल की सुविधा से नागरिक 24 घंटे सातों दिन रुपयों को अपने खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की कीमत एवं गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल कर उत्पाद को खरीद सकते हैं। साथ ही यह सुविधा तो अब देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध हो गई है। बैंकिंग सुविधाओं को नागरिकों को प्रदान करने के मामले में तो भारत UPI के माध्यम से बहुत आगे निकल गया है और आज यूरोपियन विकसित देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए भारत में काफ़ी समय से मेहनत से काम किया गया है। ऑप्टिकल केबल का जाल गांवों तक बिछाया गया है। 5G की तकनीकी आने के बाद इसे भी देश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में ले जाया जा रहा है। ब्रॉडबैंड की सुविधा को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है ताकि इंटरनेट की उपलब्धता गांव स्तर तक बनी रहे। ग्रामीणों को इन सुविधाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित किए जाने का प्रयास भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तो नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाकायदा एक अभियान ही चलाया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार बैंकिंग व्यवहार किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा गरीब वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते करोड़ों नागरिकों को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सब्सिडी आदि का पैसा भी सीधे ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जाता है, जिससे आय के रिसन को पूर्णतः समाप्त कर लिया गया है। जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते आधार कार्ड एवं मोबाइल को जोड़कर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के सफल प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही अधिकतम सरकारी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है ताकि नागरिकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। श्री एंगस मैडिसन दुनिया के जाने माने ब्रिटिश अर्थशास्त्री इतिहासकार रहे हैं। आपने विश्व के कई देशों के आर्थिक इतिहास पर गहरा रिसर्च किया है। भारत के संदर्भ में आपका कहना है कि 1 ईस्वी के पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित था। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत पुनः वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं।
भारत में पिछले 9 वर्षों के दौरान किए गए कई आर्थिक उपायों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन अब तेज गति से पटरी पर दौड़ने लगा है। लगभग समस्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी लगातार बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भारत में आर्थिक विकास की दर पूरे विश्व में सबसे अधिक रहने वाली है। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत ने टेलीशिक्षा, टेलीमेडिसिन, वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से पूरे विश्व के सामने डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित जनबल तैयार किया जा रहा है, जो विश्व के अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। अतः भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी, इसकी गवाही इतिहास भी दे रहा है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।